श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजरी। श्रोताओं, आज हम एनसीसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। मैं जानना चाहूंगी कि आपका सफर कैसा रहा। मंजरी जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक्स एनसीसी कैडेट रहा हूँ और उसके बाद जेजेटी यूनिवर्सिटी में मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत हूँ। और वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट, ताकि आप सभी ने सुना है, एक कैडेट जब एक बार वर्दी पहन लेता है तो उसकी रगों में जो ब्लड है वो उस वर्दी के लिए आजीवन फ्लो करता है। बिल्कुल सही कहा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि WBC और RBC दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, तो मेरे ब्लड में एक कंपोनेंट एनसीसी का भी है। और मैं बताना चाहूँगा मेरा ये सफर, चूंकि मैं एक एक्स एनसीसी कैडेट था और एनसीसी में मेरी गहरी रुचि रही है। मैं C सर्टिफिकेट पास करने के बाद भी मेरी एनसीसी और एनसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मेरा जुड़ाव हमेशा से बना रहा। मैं आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा, चूंकि मैं सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक का कैडेट रहा हूँ जो एक पूरी कंपनी को कमांड करता है, और रिपब्लिक डे परेड 2005 का मैं पार्ट रहा हूँ। रिपब्लिक डे परेड में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं एक्चुअली, और मैं ड्रिल सेक्शन का कैडेट था और मैंने ड्रिल की वहाँ पे। आजकल वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस टाइम वो राजपथ के नाम से तो राजपथ पे मैंने परेड की। आजकल वो कर्तव्य पथ है। तो जो एक स्तर हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमने एनसीसी में जिया, उस लेवल को मैं यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ जेजेटी यूनिवर्सिटी के एनसीसी में, ताकि कैडेट्स हैं उस लेवल पे कुछ अचीव कर सके। ने अभी एक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि 2005 में जो वहाँ पे रिपब्लिक डे परेड होता है उसके आप हिस्सा रहे और वहाँ पे आपने ड्रिल सेक्शन संभाला। ड्रिल एनसीसी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आप 2005 की अपनी कोई याद जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। मैं आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि आरडीसी ऐसे नहीं है कि कोई भी एनसीसी कैडेट है उसका नाम लिख लिया या फिर यहाँ यूनिट में, कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आपकी ड्रिल को देखा और सिलेक्शन ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको इसके बहुत से चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके चयन के कई चरण हैं। आपको अपनी कॉलेज, आपकी यूनिट, जो सब यूनिट है जहाँ पे, जिस इंस्टीट्यूट में आप कैडेट हैं, वहाँ पे आपका सबसे पहले चयन होता है। उसके बाद में अगला चरण होता है आपकी बटालियन। जिस बटालियन के अंतर्गत आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आती है, इंस्टीट्यूट आता है, उस बटालियन लेवल पे सिलेक्शन होता है। और वहाँ पे जो उस बटालियन के अंतर्गत 20-22 कॉलेज आती हैं, उससे मात्र 20-22 कैडेट्स को आगे भेजा जाता है। बिल्कुल सही तो कहा। बहुत बड़ी स्क्रीनिंग हो जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक एनसीसी का जो स्ट्रक्चर है, बटालियन के ऊपर होता है ग्रुप। तो राजस्थान जैसा, मैं राजस्थान के बारे में बात करूंगा। राजस्थान एक डायरेक्टरेट है और राजस्थान जैसे टोटल 17 डायरेक्टरेट पूरे भारतवर्ष में हैं। और जैसे मैं राजस्थान डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो ये जो रीजन है, शेखावाटी रीजन, ये जयपुर ग्रुप के अंतर्गत आता है। जयपुर ग्रुप में 13 से 14 बटालियंस हैं, उनमें से चूरू एक बटालियन है जी। ठीक है, मैं कैडेट था, मैं भी इसी जयपुर ग्रुप का एनसीसी कैडेट था। तो मेरी जो बटालियन थी वो सीकर में थी, सीकर 3 राज बटालियन। वहाँ से सेलेक्ट होने के बाद हमें ग्रुप भेजा गया। उस ग्रुप लेवल पे 3 कैंप होते हैं कंसिस्टेंटली, उसमें सिर्फ 5-5 दिन का गैप होता है, 10-10 डेज के कैंप होते हैं, और हर कैंप में छटनी होती है। ठीक 3 कैंप के बाद जो गिनती के कैडेट्स बचते हैं, उस ग्रुप के कैडेट्स को भेजा जाता है डायरेक्टरेट लेवल पे, जिसमें चारों ग्रुप के, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के सभी कैडेट्स आते हैं। और उन कैडेट्स की वहाँ पे भी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है और उनमें भी छटनी होती है, वहाँ पे भी छटनी होती है। वो 2 कैंप होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 3 कैंप आपके ग्रुप लेवल पे, 2 कैंप आपके डायरेक्टरेट लेवल पे। 50 डेज के तो कैंप यहाँ हो गए, फिर 30 डेज का आपका दिल्ली का कैंप है। तो ये बहुत ही मेहनत की थी इसके लिए, और बहुत मेहनत करवाई गई हमारे जो ट्रेनर्स थे उनके द्वारा, और लकीली मैं सेलेक्ट हुआ। आपको सुनकर मुझ में इतना जोश आ गया, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो भी श्रोता आपको सुन रहे होंगे उनमें भी वही जज्बा होगा एनसीसी ज्वाइन करने का। अरुण जी, वैसे तो एनसीसी बहुत बहुत प्रसिद्ध लिए हुआ है और इसको हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे कोई श्रोता एनसीसी के बारे में नहीं जानते हैं तो एनसीसी क्या है, एक बार आप अपने मुखार बिंदु से उन्हें समझाइए। एक्चुअली नेशनल कैडेट कोर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन 1947 में होता है। 1947 देश की
की आज़ादी के साथ इसका गठन होता है। मैं इसकी रूट्स में जाना चाहूँगा। 1919 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स का गठन होता है और इसका पार्ट मैं बताना चाहूँगा आपके श्रोताओं को, सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियाँ इसका पार्ट रही हैं। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स यूटीसी का जो पार्ट है, यूटीसी का हिस्सा रहे हैं वो, और कई एनसीसी की बड़ी एल्यूमिनी है इस देश में। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जेडी एनसीसी जूनियर डिवीजन बोले तो स्कूल में जो उन्होंने एनसीसी करी थी वो एक स्कूल में एनसीसी के जूनियर डिवीजन के कैडेट रहे हैं। और बहुत सी एमिनेंट हस्तियां रही हैं, जैसे सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, और बहुत से मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत के इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसमें 80% एक्स एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। मैं इतना बताना चाहूंगा, उस पोजीशन तक पहुंचने वाले इतने बड़े ओहदे पे जो फौजी अफसर है वो 80% एक्स एनसीसी कैडेट रहे हैं। और उसके पश्चात 1947 के बाद में आर्मी विंग के साथ साथ नेवल विंग, फिर एयर विंग का गठन होता है, और फिर अलग से महिलाओं की विंग का भी गठन होता है। तो गर्ल्स कैडेट का अलग से इंडिपेंडेंट भी बटालियंस हैं देश में। और इसका गठन क्यों होता है? आर्म्ड फोर्सेस की, इसकी जो बेसिक नीड थी देश में, युवाओं को प्रेरित करना था आर्म्ड फोर्सेस की तरफ, और इसके लिए एक शानदार पूल क्रिएट करना था देश में, जो एनसीसी ने बखूबी किया। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो कैडेट्स होते हैं, उनको कोई भी वॉर की सिचुएशन है उसमें भारतीय सेना द्वारा वॉर में इनवाइट किया जा सकता है कभी भी, ये उनके एक्ट में है। मैं इसके साथ ही इंडिया चाइना वार की बात करूंगा जिसमें एनसीसी कैडेट्स को कॉल किया गया था। उसके पश्चात के जो भी वॉर हुए हैं या ऑपरेशंस हुए हैं उनमें कैडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन इंडो चाइना वॉर में एनसीसी कैडेट्स को इन्वॉल्व किया गया था। एनसीसी इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इन्हीं के लिए नहीं है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीएपीएफ जिसको बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें 5 इंपोर्टेंट पुलिस फोर्सेज आती हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, और एसएसबी सशस्त्र सेना बल। तो ये जो 5 पुलिस फोर्सेज हैं इनमें भी एनसीसी कैडेट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है उनके रिक्रूटमेंट्स में। और बहुत से स्टेट पुलिसेज हैं, स्टेट पुलिस के अंदर भी इसकी महत्ता है। मैं चाहूंगी कि आप एक और पहलू है इसके बारे में विस्तार से बताएं, वो है कि जो एनसीसी है वो विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक है। ये मैं मंजरी जी बताना चाहूँगा कि जितने भी कैडेट्स हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बहुत से पहलू हैं। लाइक उनको उनमें जो डेवलप किया जाता है उनमें कॉमरेडशिप, उनमें लीडरशिप और सेल्फलेस सर्विस के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है। आप आजकल देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल है ना, तो लोग रिएक्ट भी नहीं करते हैं, ना उसको बचाने जाते हैं। लेकिन एनसीसी की ट्रेनिंग ऐसा पूल तैयार करती है, वो हमारा जो एनसीसी कैडेट है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी होगा या कोई नीडी पर्सन है तो उसकी हेल्प के लिए पहले जाएगा, बिल्कुल सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये एक देश में सामाजिक रूप से आवश्यकता भी है ऐसा यूथ का पूल तैयार हो। बहुत सही कहा आपने अरुण जी। जो ये सौहार्दपूर्ण जो ये भावना है वो हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग फोटो बना के डाल देते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन उपचार नहीं हो पाता। तो एनसीसी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जेजेटी यूनिवर्सिटी का एनसीसी सब यूनिट है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को अगर एक बार विस्तार से बताएं तो बेहतर रहेगा। मंजरी जी, 2020-21 के सत्र में एनसीसी की सब यूनिट यहाँ जेजेटी यूनिवर्सिटी में रेज होती है, और इसके साथ ही 80 कैडेट्स के साथ एनसीसी यहाँ शुरू होती है। 80 कैडेट्स की वैकेंसी मिली थी और 3 साल में हमें इसकी पूर्ति करनी होती है। पहली साल 27, फिर 27 और फिर 26 कैडेट्स की भर्ती करनी थी हमें। और 2023-24 के सत्र में एनसीसी डायरेक्टरेट ने जेजेटी यूनिवर्सिटी के एनसीसी का जो कार्य देखा और यहाँ के कैडेट्स की परफॉर्मेंस और एएनओ की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, ओवरऑल इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हमें 60 सीट्स और अलॉट कर दी गई। अब हमारी टोटल सीट्स हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 140 हैं। और इस दौरान 3 से 4 साल का जो ये सफ़र रहा, इसमें एक हमारे कैडेट हैं हरिओम, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है 2024 में,
और वो कैडेट 30 दिन तक रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली का हिस्सा रहे। और वो उनकी जो एंट्री थी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, वो कल्चरल सेगमेंट में बच्चा सेलेक्ट हुआ। अरुण जी, एनसीसी में करियर की क्या संभावनाएं हैं, इस पर विस्तार से प्रकाश डालें। बिल्कुल मंजरी जी, मैंने शुरुआती चरण में एनसीसी के जेनेसिस पे ध्यान दिया था। जेनेसिस की बात बताई थी कि जो उसका उद्भव हुआ था वो आर्म्ड फोर्सेस को ध्यान में रखते हुआ था, लेकिन कालांतर में स्थितियां बदल गई हैं। और आपको बताना चाहूंगा, करियर के लिए जो आपने सवाल किया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कोई भी एंट्री है और एनसीसी का कैडेट है, सी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो उसको वरीयता दी जाती है। वरीयता कई तरीकों से दी जाती है। कई बार आपके रिटन टेस्ट हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। बहुत सी एंट्रीज हैं जहाँ पे आपको रिटन एग्जाम, हाँ, रिटन एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, छूट है उसमें, लिखित परीक्षा में इंटरव्यू, हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इवन जवान की भर्ती है, उसमें भी अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसमें अग्निवीर स्कीम आने से पहले तक लिखित परीक्षा नहीं थी, वहाँ पे भी लिखित परीक्षा एग्जेम्प्टेड थी जी, है ना। बाकी जो फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट आपको देने होते थे, बाकी आपकी ओवरऑल मेरिट आ जाती थी। और इसके साथ ही अग्निवीर स्कीम जैसे ही लॉन्च हुई है, मैं इसमें अपडेट करना चाहूंगा आपके श्रोताओं को, इसमें अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर कोई है तो उसमें 20 मार्क्स आपको इंसेंटिव के रूप में दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स जी। तो मान लो 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है अग्निवीर की, और किसी कैडेट को 50 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स सिक्योर किए किसी कैडेट ने, लेकिन अगर वो सी सर्टिफिकेट है तो उसके 70 मार्क्स हो जाते हैं, और वो कई स्टूडेंट्स, कई अभ्यर्थियों को, कई कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ देते हैं, छोड़ने में सहायक होता है। तो ये यहाँ पे भी एनसीसी आपको लीड दिलवा रही है। और इसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है इंडियन आर्मी की, जिसमें सालाना 2 बार भर्ती होती है और इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। ऑफिसर बनने का एक बेहतरीन मौका है अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं ए या बी ग्रेड के साथ, और आपकी ग्रेजुएशन है विथ 50%, 50% अंकों के साथ आपकी स्नातक है, और बी और ए ग्रेड के साथ आपका सी सर्टिफिकेट है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। आपको इस एनसीसी स्पेशल एंट्री में अप्लाई करना होगा और आपको इसके लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, सीएपीएफ, उनकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स हैं, एसआई की रिक्रूटमेंट्स हैं, सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट कमांडेंट, ये 3 टाइप की वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स एंट्रीज हैं। इन तीनों में एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है और भीड़ से अलग कर दिया जाता है। मतलब पूरी भीड़ है सामने, आपने लिखित परीक्षा पास कर ली फिर भी भीड़ है, लेकिन अगर सी सर्टिफिकेट है आप भीड़ से अलग कर लिए जाओगे, आपकी स्क्रीनिंग बहुत ही आसानी से होगी। इसके अलावा जितनी भी स्टेट पुलिस है, लाइक राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, अपने नज़दीक जितने भी राज्य हैं उनकी स्टेट पुलिस है, वहाँ पे भी एनसीसी कैडेट्स को बड़ी वरीयता दी जाती है और उनका जो सिलेक्शन है उसमें बड़ी आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा मैं एक ध्यान दिलाना चाहूँगा अपने बेटियों के लिए, एनसीसी गर्ल कैडेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार की। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की भर्ती होती है। उसमें स्नातक में 50% अंक और सी सर्टिफिकेट में अल्फा और ब्रेवो ग्रेड, अल्फा और ब्रेवो बोले तो ए और बी ग्रेड, अगर ये आप कैडेट ने अचीव किया है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। और इसमें एक लिखित परीक्षा पास करनी होती है और आपको ये मान के चलें कि सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी होती है। और ये जितने भी जीसीआईज हैं, जितने भी बटालियंस हैं भारतवर्ष में एनसीसी की, उनमें इनकी नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा मैं करियर की कड़ी में बताना चाहूंगा कि बहुत सी राज्य सरकार और भारत सरकार की नौकरियों में उनको वरीयता दी जाती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL और टाटा, साथ ही में आईटीसी होटल्स की जो सीरीज है, आईटीसी होटल्स भी ग्रेजुएट और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को इनवाइट करते हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स, और ये सालाना 15 से 20 लाख रुपए तक का उनका पैकेज होता है। बहुत ही अच्छा पैकेज है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये बहुत पहले से ले रहा है, मेरे टाइम से ले रहा है। मेरे जो बैचमेट्स थे, कुछ लोगों ने उस टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब ज्वाइन की थी, उस टाइम 3.5-4 लाख रुपए का पैकेज था, लेकिन अभी उनका पैकेज 1 करोड़ प्लस हो गया है मंथली जी। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है। मतलब ये ऐसी चीजें आपको किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलेंगी। तो जो आप एंगल से देखना है, आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एनसीसी देता है करियर के
पर्सपेक्टिव में। तो श्रोताओं, एनसीसी जैसा कि अभी अरुण जी ने विस्तार से समझाया कि सरकारी क्षेत्र में तो आपके लिए रोजगार की संभावनाएं रखता ही है, इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं हैं अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो। और श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीसी आपके जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपको लड़ना सिखाता है और बस लड़ना ही नहीं, उस लड़ाई को जीतना सिखाता है। नमस्कार।